जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। शाम के 6 बज रहे थे। धुआंधार तूफानी बारिश मौसम को और भी गंभीर बना रही थी। अरमान अभी अभी अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके घर लौटा ही था। एक तूफान घर के बाहर चल रहा था और दूसरा तूफान अरमान के दिलो दिमाग में चल रहा था। वीरान सुनसान से घर को देखते ही अरमान की आंखों से आंसू बारिश की तरह बह निकले, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रह रहकर अपनी माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगती और वह इधर उधर देखने लगता। फिर रोते हुए बोला, आज सुबह ही माँ ने फागुन के मेले में खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने ही यह कहकर मना कर दिया कि आज मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। मैं आपको खाटू श्याम जी के दर्शन कराने के लिए कल लेकर चलूँगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज ही मृत्यु उन्हें अपना ग्रास बना लेगी। अगर मैं आज उन्हें खाटू श्याम जी के लिए ले जाता तो शायद आज मेरी माँ मेरे साथ होती। तभी अरमान की पत्नी अंजलि भी आंखों से आंसू बहाते हुए सिसकियाँ लेने लगी और बोली, गलती तो मेरी ही थी जो मैं माँ जी को अकेला छोड़कर घर का सामान खरीदने बाहर चली गई। ना जाने ऐसा क्या हुआ जो पूरे घर में आग फैल गई और माँ जी हमेशा हमेशा के लिए। इतना बोलते बोलते अंजलि दहाड़े मार मार कर रोने लगी। आस पड़ोस की औरतें बेटे के साथ साथ बहू के सास के गम में इतना रोते हुए देखकर उसे दिलासा देने लगी और अंजलि की तारीफ करते हुए आपस में बातचीत करने लगी। कितना प्यार था सास बहू में, बिल्कुल माँ बेटी की तरह। पर होनी को कौन टाल सकता है। देखो तो बेचारी का रो रो कर कितना बुरा हाल हो गया है। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई। क्या हुआ? यह सब क्या हो रहा है? जैसे ही लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनके तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अंजलि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था, तो अरमान के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य के मिश्रित भाव थे, क्योंकि पीछे अरमान की माँ कौशल्या जी ही खड़ी थी, जिनका अभी अभी अंतिम संस्कार किया गया था। दोस्तों, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। आखिर जब अरमान ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार कुछ देर पहले ही अपने हाथों से किया था, तो आखिर अरमान की माँ कौशल्या जी सबके सामने सही सलामत कैसे खड़ी थी? चलिए आपके सवालों का जवाब देते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अरमान कौशल्या जी की इकलौती संतान है। पति की मृत्यु होने के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के बावजूद भी कौशल्या जी ने उसे बहुत ही अच्छी शिक्षा दी। अपनी सुख सुविधा सब कुछ त्याग कर उसकी आंखों में पल रहे सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश की। अरमान भी इस बात को अच्छे से जानता था और अक्सर अपनी माँ से कहता था कि जीवन के किसी भी मोड़ पर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा और हमेशा आपका ध्यान रखूंगा। आपको हर सुख सुविधा देने की पूरी कोशिश करूंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद अरमान को एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई और वह दिन भी जल्दी ही आ गया जब अंजलि अरमान की ज़िंदगी में उसकी पत्नी बनकर आई। कौशल्या जी ने अपनी बहू को खूब लाड़ प्यार दिया। उनकी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए अपनी बेटी के हिस्से का प्यार भी उन्होंने अपनी बहू को दे दिया। अंजलि भी इस घर में आकर बहुत खुश थी, लेकिन ऐसा केवल कुछ ही दिनों तक चला, क्योंकि अंजलि को या तो अपनी माँ के साथ फ़ोन पर बतियाना अच्छा लगता था या फिर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी या शॉपिंग पर जाना। उससे अपने ऊपर पैसे खर्च करना, नई नई ड्रेस खरीदना उसे बहुत ही पसंद था। लेकिन जब भी कौशल्या जी अपनी बहू अंजलि को कोई काम करने को कहती तो उसे बहुत ही परेशानी होने लगती थी। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से उसका कोई साहूकार नहीं था। अब उसे अपनी सास में केवल बुराइयां ही नज़र आने लगी थी। अक्सर फ़ोन पर अपनी सहेलियों को भी वह यही बात कहती, ना जाने मैं कैसी जगह आकर फंस गई हूँ। यहाँ तो हर किसी को बस अपने में से मतलब है। मैं तो बस पूरा दिन काम करती रहूँ।
यह लोग तो यही चाहते हैं। बहू के नाम पर मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी इन लोगों को। मेरी अपनी तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है। कभी कभी तो मन करता है कि कहीं जाकर मर जाऊं। कौशल्या जी समझ पा रही थी कि उनकी बहू काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती है। उसे कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, इस कारण वह खुद ही घर के सारे काम की जिम्मेदारी संभाल लिया करती थी। बढ़ती उम्र के चलते उन्हें काम करने में मुश्किल होती थी। अपनी बहू को केवल अपनी मदद के लिए कभी कभी आवाज़ लगा दिया करती थी। उस पर भी अंजलि चिढ़ जाया करती थी और अक्सर गुस्से में बड़बड़ाती रहती थी। इस घर में आकर तो मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। बहू के इस तरह के व्यवहार से परेशान होकर कौशल्या जी ने उससे कोई भी काम कहना अब छोड़ दिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन अंजलि के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अरमान भी अपनी पत्नी के इस बर्ताव से बहुत परेशान था, लेकिन जब भी उसे समझाने की कोशिश करता तो अंजलि उसी समय घर में कलह शुरू कर दिया करती थी। इसलिए मजबूर होकर उसने घर के काम करने के लिए एक काम वाली बाई को रख लिया था, जिससे खर्च का अतिरिक्त भार भी अरमान के ऊपर पड़ गया था, जिस कारण वह अपनी पत्नी को उसके नाजायज़ खर्चों के लिए अब ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन कुछ दिन बीते तो अंजलि ने उससे सोने की चूड़ी लेने की जिद पकड़ ली, लेकिन अरमान उसे टालता रहा। परेशान होकर अंजलि ने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया और कहा, माँ, मैं तो परेशान आ गई हूँ। ना जाने कैसे भिखारियों से पाला पड़ा है। तुम्हारे दामाद से तो मेरी एक डिमांड तक पूरी नहीं की जाती। अब मुझसे रोज़ रोज़ इस तरह मन मारकर नहीं जिया जाता। अपनी बेटी को इस तरह परेशान देखकर अंजलि की माँ बोली, बेटी, कोई ज़रूरत नहीं इस तरह मन मारकर जीने की। जब तक वह तुम्हारी बात ना माने तब तक अपनी जिद पर अड़ी रहना। अपनी माँ की यह बात अंजलि के दिमाग में पूरी तरह से बैठ गई। एक दिन जब अरमान ऑफिस से घर लौटा तो बुरी तरह से थका हुआ था। घर आकर जैसे ही उसने अपना ब्रीफकेस रखा, सामने अपनी पत्नी अंजलि का गुस्से से फूला हुआ चेहरा देखा। अरमान शायद अपनी पत्नी के गुस्से का कारण जानता था, इसलिए अंजलि को पानी लाने के लिए भी नहीं कहा और चुपचाप खुद जाकर रसोई घर में पानी का गिलास भर कर ले लिया। लेकिन अंजलि कहाँ चुप रहने वाली थी। चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें मालूम भी है कि आज मेरी किटी पार्टी में कितनी बेइज्जती हुई है। मेरी सारी सहेलियां अपने गोल्ड के गहने एक दूसरे को दिखा रही थीं और मैं पिछले 1 साल से तुमसे हीरे की चूड़ियां मांग रही हूँ, वह भी तुमसे लाकर नहीं दिया गया। हद तो होती है कंजूसी की। मैंने इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं मांगी थी कि तुम मेरी यह डिमांड पूरी न कर सको। मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगली बार जब मैं किटी पार्टी में जाऊँगी तो अपनी हीरो की चूड़ियाँ ही पहन कर जाऊँगी। अंजलि ने ये बात इतने गरजते हुए कहा तो अरमान ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो अंजलि, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ बीमार रहती है, उनकी दवाइयों का भी खर्चा होता है और फिर अब काम वाली बाई लगाने के बाद खर्चा और भी बढ़ गया है। जब मेरे पास कुछ पैसे होंगे तो मैं तुम्हें खुद ही तुम्हारी पसंद की ज्वेलरी दिला दूंगा। अपने पति की यह बात सुनकर अंजलि उस समय तो चुप रह गई और डायमंड चूड़ियों के सपने देखने लगी। लेकिन अगले ही दिन जब अरमान ऑफिस से घर लौटा तो उसका मुंह लटका हुआ था। दरअसल पिछले 2 महीने से उसका टारगेट पूरा ना हो पाने के कारण उसके बॉस ने उसे अच्छी खासी फटकार लगा दी थी और अपने जूनियर्स के सामने अपना अपमान होते हुए देख अरमान से रहा नहीं गया और उसकी अपने बॉस से बहस हो गई, जिसके चलते उसे कंपनी से निकाल दिया गया था। अरमान को उदास देखकर कौशल्या जी ने उसे अपने पास बिठाया और उससे पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तभी अरमान ने बताया कि उसे कंपनी से निष्कासित कर दिया गया है। फिर बोला, दरअसल माँ, पिछले कुछ महीनों से घर का माहौल ही कुछ ऐसा चल रहा था
जिस कारण मैं अपना काम पूरे ध्यान से नहीं कर पाया और टारगेट पूरा नहीं हो पाया, जिस कारण बॉस मुझे खड़ी खोटी सुनाने लगा। लेकिन मैं भी कैसे बर्दाश्त करता। गुस्से में मैंने भी उन्हें 2 बातें बोल दी, जिस वजह से मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन माँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जल्दी ही कहीं और इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कहकर अरमान उदास भाव से अपने कमरे में चला गया और कौशल्या जी सोच में पड़ गई कि आखिर घर का खर्च अब कैसे चलेगा, क्योंकि अरमान के पास कोई जमा पूंजी भी नहीं थी। पाई पाई करके जो पैसे उसने इकट्ठे किए थे, उन पैसों को उसने यह घर खरीदने में खर्च कर दिया था। अपने बेटे की चिंता कौशल्या जी को खाए जा रही थी। उधर जब अरमान ने अपनी नौकरी छूटने की बात अंजलि को बताई तो अंजलि सर पकड़कर बैठ गई और सोच सोच कर अब उसे अपने शौक़ पूरे कैसे कर पाएगी। फिर अरमान ने अपनी मजबूरी बताते हुए अपनी पत्नी से कहा, अंजलि, ऐसी स्थिति में मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। तो अंजलि हैरान होते हुए बोली, भला मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? तो अरमान बोला, तुम अगर चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। इस पर अंजलि प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी ओर देखने लगी। तो अरमान बोला, अगर अगले महीने तक मेरी नौकरी नहीं लगी तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी हालत में हम लोग काम वाली बाई का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो तुम कुछ दिनों के लिए माँ के साथ घर का काम संभाल लो, क्योंकि इस समय एक एक पैसा बचाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अरमान की बात सुनकर अंजलि नाक मुंह सिकुड़ती हुई बोली, लेकिन तुम जानते हो कि मुझसे घर के यह सारे काम नहीं होते। बड़ी ही मुश्किल से तो मैं अपने लिए कुछ समय निकाल पाती हूँ। तो अरमान बोला, अंजलि, जब मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें ला कर दूँगा। सिर्फ 1-2 महीने की ही तो बात है, एडजस्ट कर लो ना प्लीज़। अरमान की बात सुनकर अंजलि मना नहीं कर पाई और अंजलि घर के कामों में अपनी सासू माँ का हाथ बटाने के लिए राजी हो गई। लेकिन अरमान को बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उधर कौशल्या जी जैसे ही दोपहर का खाना पकाने के लिए रसोई घर में गईं तो फर्श पर पानी गिरा होने के कारण अचानक उनका पैर फिसलकर जोर से वे जमीन पर गिर पड़ी और अरमान ने जब उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो तुरंत दौड़ा दौड़ा रसोई घर में गया और अपनी पत्नी की मदद लेकर कौशल्या जी को किसी तरह बिस्तर तक लेकर आया। लेकिन कौशल्या जी दर्द से कराहती जा रही थीं और धीरे धीरे दर्द असहनीय हो गया। उनकी हालत खराब देखकर अरमान उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने जब जांच की तो मालूम पड़ा कि उनके पैर की हड्डी में हल्का सा फ्रैक्चर आया है और उनकी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिस कारण डॉक्टर ने उन्हें कुछ समय के लिए बेड रेस्ट करने की सलाह दी। नौकरी छूटने और माँ की चोट से अरमान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अब उसका खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन उससे और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी अंजलि, क्योंकि एक ओर तो काम वाली बाई चली गई थी तो दूसरी ओर उसकी सासू माँ, जो दिन भर काम वाली की तरह घर का सारा काम किया करती थी, उन्होंने भी अब खटिया पकड़ ली थी। अब खाना पकाना, साफ सफाई करना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, सारे कामों की जिम्मेदारी अब अंजलि के ऊपर आ चुकी थी। साथ ही साथ उसे कौशल्या जी के भी सारे काम करने पड़ रहे थे। हालांकि कौशल्या जी अपनी लाठी के सहारे बाथरूम तक तो जैसे तैसे चली जाया करती थी, लेकिन उन्हें हाथ में खाना देना, दवाइयाँ देना, उनके छोटे मोटे काम करना अंजलि को अब मुसीबत लगने लगी थी। अरमान अक्सर नौकरी की तलाश में सुबह सुबह ही घर से निकल जाया करता था और बच्चों को भी स्कूल जाना होता था, इसलिए अंजलि को सुबह सुबह उठना पड़ता था।
एक दिन सुबह जब नाश्ता पानी निपटा कर जैसे ही अंजलि अपने कमरे में जाकर बैठी तो अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करने लगी। माँ, तुम जानती नहीं हो मेरे सर पर कितनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। सारा दिन काम वाली बाई की तरह काम में जुटी रहती हूँ। एक पल के लिए भी मुझे चैन नहीं मिलता। नौकरानियों से भी बदतर हालत हो गई है मेरी, आपकी बेटी की। अभी अंजलि अपनी माँ से फ़ोन पर बातें कर ही रही थी कि तभी कौशल्या जी की आवाज़ आई। बहू, मुझे एक कप चाय बना देना, बहुत ठंड लग रही है। अपनी सासू माँ की बात सुनकर अंजलि माँ से कहने लगी, क्या बताऊँ माँ, ना जाने कब ठीक होगी मेरी सास। अब तो इतने दिन हो गए हैं, फिर भी अभी तक बिस्तर पर पड़ी हुई है। मुझे तो लगता है इन्हें कोई चोट वोट नहीं आई है, यह तो बस चोट का ड्रामा कर रही हैं। ना जाने कब उठेगी ये बुढ़िया। सारा दिन घर का काम करते करते मैं तो पागल ही हो जाऊंगी, और यहाँ यह महारानी पूरा दिन बिस्तर पर आराम फरमाती रहती है। माँ बेटी में यह बातें हो ही रही थी कि फिर से कौशल्या जी की आवाज़ आई। बहू अंजलि, बाकी का काम हो गया हो तो मुझे एक कप चाय बना दो, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। सासू माँ की आवाज़ सुनते ही फ़ोन रखकर अंजलि गुस्से से उठी और पैर पटकते हुए किचन की ओर चली गई। जलते भुनते हुए उसने चाय बनाई और साथ में 2 रोटियां रखकर अपनी सासू माँ के सामने पटकते हुए बोली, थोड़ी देर सब्र नहीं रख सकती थी क्या? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। सुबह से काम करते करते थक गई थी। अगर थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी, उसमें भी तुम्हें परेशानी हो रही थी। क्या मुसीबत आ पड़ी थी इतनी बड़ी? बहू की तीखी बातें सुनकर कौशल्या जी आंखों में आंसू लिए बोली, बहू, मुझे भी बार बार तुम्हें कुछ कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी के कारण मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ। मेरी ऐसी हालत ना होती तो मैं कभी ऐसे ना बैठी रहती। बहू, फिर सुख दुख में तो परेशानी में परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तभी अंजलि बोली, जब बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल रहा है तो ये फालतू के भाषण देने की क्या जरूरत है? थोड़ी ही देर में अंजलि के फोन की फिर से घंटी बज उठती है। फिर से उसकी माँ का ही फोन आया था। बेटी अंजलि, तेरी हालत देखकर तो मुझे तेरी बहुत चिंता सता रही थी। कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है मेरी बच्ची को। तभी अंजलि बोली, क्या करूँ माँ, एक तरफ तो पैसे की तंगी है और दूसरी तरफ दिन भर में इस महारानी के नखरे झेलती रहूं। समझ नहीं आता किस तरह अपनी सास से छुटकारा पाऊं। अगर मैं इन्हें वृद्ध आश्रम भेजने की बात कहूंगी तो आप तुम्हारे दामाद इस बात को कभी मंजूरी नहीं देंगे। तुम ही बताओ, इस समस्या का क्या समाधान है? निराश भरे स्वर में अंजलि ने कहा तो उसकी माँ बोली, बेटी चिंता मत करो, मेरे पास इस समस्या का हल है। माँ की बात सुनते ही अंजलि चहक उठी और बड़ी खुशी से पूछने लगी, ऐसा कौन सा हल है माँ, तो मुझे भी तो बताओ। तो उसकी माँ बोली, मेरे पास एक समाधान है जिससे तुम्हारी सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी, जिससे एक ही तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। क्या मतलब माँ, मैं समझी नहीं, अंजलि बोली। तो उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, अगर तुम अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती हो तो इसे अपने रास्ते से क्यों नहीं हटा देती? तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ना जाने तुम्हें रोज रोज की यह परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, ना ही उनकी दवाइयों का खर्चा उठाना पड़ेगा, और ऊपर से सासू माँ की बीमे के पैसे मिलेंगे सो अलग। अपनी माँ की यह बात सुनते ही अंजलि मुंह बनाते हुए बोली, क्या माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हो? कितना वाहियात आइडिया है आपका। मैं भला अपनी सास को कैसे अपने रास्ते से हटा सकती हूँ? इससे पहले उसकी माँ कुछ और बोलती, इतने में दरवाजे पर कोरियर वाले ने घंटी बजाई तो अंजलि ने फ़ोन रख दिया और कोरियर लेकर फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। लेकिन काम करते करते उसे बार बार अपनी माँ की कही गई बात
दिमाग में आ रही थी। अंजलि दिन भर सोच में डूबी रही कि आखिर कैसे कोई इस समस्या का हल निकाला जाए। फिर अपनी माँ द्वारा दिए गए सुझाव के बारे में सोचने लगी। पहले अपनी माँ की जो बात उसे बेहुदा लग रही थी, अब वही दिशा में अपने कदम बढ़ाने की सोच रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि ऐसा कोई कदम उठाकर वह अपनी सारी परेशानियों से आज़ाद हो जाएगी। बहुत सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। अगले दिन सुबह हुई तो कौशल्या जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज खाटू श्याम जी के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हो रही है, क्या तुम मुझे दर्शन करा लाओगे? तो अरमान बोला, माँ, आज तो मैं नहीं जा सकता, आज मेरा इंटरव्यू है और मुझे लगता है कि आज बात बन ही जाएगी। मैं आपको कल ज़रूर खाटू श्याम जी के दर्शन कराने के लिए ले जाऊंगा। ऐसा कहकर अरमान अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर इंटरव्यू देने के लिए चला गया। सब लोगों के चले जाने के बाद अंजलि अपने नापाक इरादों को अंजाम देने में जुट गई। रसोई में जाकर गैस का रेगुलेटर खुला छोड़ दिया और जल्दी से पैसे और थैला उठाकर घर का सामान लेने के लिए मार्केट चली गई। जाते समय उसने घर की लाइट भी बंद कर दी थी। अब कौशल्या जी घर पर बिल्कुल अकेली थी, लेकिन वे काफ़ी समय से गहरी नींद में सोई हुई थी। इसीलिए अंजलि के जाने की कुछ समय बाद ही नींद से जाग गई। कौशल्या जी अपनी बहू अंजलि को पानी देने के लिए आवाज़ लगाती रही, लेकिन ना तो अंजलि का जवाब आया और ना ही वह स्वयं आई। करीब 1 घंटे बीतने के बाद रसोई घर में आग लग गई और पूरा घर धुएं से भर गया। जब अंजलि बाजार से लौटी तो दूर से ही उसे अपने घर में धुआं निकलता हुआ नजर आया। धुएं को देखते ही सोचने लगी कि आज तो किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई है। अब मेरी सारी मुसीबतें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। ना तो सासू माँ की रोज़ रोज़ की किटकिट सुनाई पड़ेगी और ना ही दिन भर काम करना पड़ेगा। बीमे के 15 लाख रुपए मिलेंगे सो। लेकिन उसने अपनी खुशी चेहरे पर नहीं आने दी। अपने घर की ओर दौड़ते हुए उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा ढोंग करने लगी जैसे उसे अपनी सास की कितनी परवाह है और सासू माँ की फिक्र का नाटक करते हुए घर की ओर दौड़ने लगी तो लोगों ने उसे अंदर जाने से रोक लिया। इस समय अरबान भी घर वापस लौट आया। उसे नौकरी मिल गई थी, जिस कारण वह बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही वह घर लौटा तो देखा फायर ब्रिगेड वाले उसके घर में आग बुझा रहे थे। घर के बाहर भीड़ भाड़ लगी हुई थी। अंजलि जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी और बार बार चिल्लाते हुए बोल रही थी, कोई मेरी सासू माँ को बचा लो। उसकी यह बात सुनते ही अरमान के हाथों से मिठाई का डिब्बा छूट गया और कांपते स्वर में बोला, अंजलि, आखिर हुआ क्या है और माँ कहाँ है? तो अंजलि ने रोते हुए घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि माँ घर में है। इतना सुनते ही माँ माँ पुकारते हुए अरमान घर की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर में लगी आग को तो बुझाया जा चुका था, लेकिन जैसे ही सब लोग घर के अंदर गए तो देखा कि अंदर एक वृद्ध महिला की लाश पड़ी हुई थी, जो बुरी तरह से आग में झुलस चुकी थी। यह सब देखते ही अरमान के दुख का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ माँ चिल्लाते हुए अरमान जोर जोर से रोने लगा, तो दूसरी ओर अंजलि भी ऐसे ही चिल्लाती जा रही थी जैसे उसकी दुनिया ही लुट चुकी हो। सभी रिश्तेदारों को सूचित कर दिया गया और 2 घंटे बाद कौशल्या जी का अंतिम संस्कार भी हो गया। अंतिम संस्कार करने के बाद सब लोग घर पहुँचे। रसोई घर से आग फैलने के कारण रसोई घर और हॉल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जबकि बाकी के कमरों में कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था। तभी अरमान अपनी माँ को याद करता तो कभी अपने घर को देखता, जिसमें माँ के साथ उसकी कितनी सारी यादें जुड़ी हुई थी। उधर रोने का ढोंग करती हुई अंजलि यह सोच सोच कर परेशान थी कि आखिर उसकी माँ अभी तक घर क्यों नहीं पहुँची है।
अरमान अपनी माँ के गम में लगातार रोए जा रहा था, तो अंजलि भी सिसकियाँ ले लेकर अपना दुख प्रकट कर रही थी। आस पड़ोस की औरतें कभी गले लगाकर अंजलि को सहारा देती, तो कभी बातों से तसल्ली देती। अंजलि की आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहते जा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे से कोई अंदर आया और आवाज़ आई, क्या हुआ? यह सब क्या चल रहा है? यह आवाज़ सुनते ही लोग पीछे मुड़कर देखने लगे, लेकिन जिसने भी देखा वह देखता ही रह गया। अचानक सब लोगों में हाहाकार मच गया। जैसे ही अरमान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वहाँ और कोई नहीं बल्कि स्वयं कौशल्या जी ही खड़ी हुई थीं। उन्हें देखते ही अरमान ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, माँ! और दौड़ते हुए अपनी माँ के गले लग पड़ा। कौशल्या जी को अपने सामने खड़े देखकर उनकी बहू अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गई। वह तो लगभग चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस माँ का अभी अभी हम लोग अंतिम संस्कार कर कर लौटे हैं, वह माँ आखिर उसके सामने सही सलामत जीती जागती कैसे खड़ी है? और यदि कौशल्या जी यहाँ खड़ी हैं, तो जिस महिला का उन्होंने अभी अभी अंतिम संस्कार किया था, वह महिला कौन थी? इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी हो गया था। दोस्तों, यह बात जानने के लिए तो आपके मन में भी बहुत सारी उत्सुकता होगी। चलिए जानते हैं आगे की कहानी। दरअसल हुआ यूँ था, जैसे ही अंजलि रेगुलेटर खुला छोड़कर बाजार के लिए निकली ही थी, ठीक 5 मिनट के बाद ही दरवाजे की घंटी बजी। अब तक गैस पूरे घर में नहीं फैली थी, तो कौशल्या जी जैसे ही उठकर दरवाजे पर गई, बत्ती जलाई और दरवाज़ा खोला तो सामने तो कुछ खाया पिया ना होने के कारण कमज़ोरी की वजह से चक्कर खाकर गिर पड़ी। कौशल्या जी की घनिष्ठ सहेली उनका हालचाल पूछने के लिए अपने बेटे के साथ उनके घर पर आई थी। जब उनकी सहेली ने उन्हें ऐसी हालत में देखा तो वह और उनका बेटा उन्हें अपनी कार में बिठाकर अस्पताल दिखाने के लिए ले गए। और उधर अंजलि की माँ तो केवल यही चाहती थी कि अंजलि को सास नाम के झंझट से जल्द मुक्ति मिल जाए। इसीलिए कौशल्या जी को अंजलि की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालने का प्लान बनाने के लिए वह अंजलि के घर आ पहुंची। जैसे ही वह घर में आई तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बेटी को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए उन्होंने बत्ती जलाई तो स्विच की पार्किंग से घर में फैली गैस से आग पकड़ ली। तुरंत ही आग में पूरी रसोई और हॉल को घेर लिया। अंजलि की माँ उस आग की चपेट में आ गई। आग में झुलसते हुए चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन धुआं होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर निकलने का और अपनी जान बचाने का कोई रास्ता उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। तो वही कौशल्या जी को समय पर खाना ना मिल पाने के कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी, तो डॉक्टर ने उन्हें ग्लूकोज चढ़ा दिया, जिस वजह से उन्हें घर आने में देरी हो गई। बाजार से रोती हुई अंजलि ने जब घर में धुआं उठता हुआ देखा तो वह यह सोच कर खुश हो रही थी कि आखिर उसने अपने रास्ते के रोड़े को हमेशा हमेशा के लिए अब हटा दिया है। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उस घर में उसकी सास नहीं बल्कि उसी की माँ जिंदा जल रही थी। वह अंदर ही अंदर खुश थी कि उसके रचे हुए चक्रव्यूह से आज उसे अपने सास से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। परंतु आज जब उसने अंतिम संस्कार के बाद अपनी सास को अपने सामने खड़ा हुआ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इधर कौशल्या जी भी यह समझने में असमर्थ थी कि आखिर उनके घर में यह सब क्या हो रहा था। जब उन्होंने बताया कि वह कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर पड़ी थी और अपनी सहेली के साथ डॉक्टर को दिखाने गई थी, तब जाकर सारा मामला स्पष्ट हुआ।
लेकिन यह बात सबके सामने अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि आखिर मृत्यु किसकी हुई है। पुलिस को बुलवाया गया और आस पड़ोस के सीसीटीवी कैमरा की जांच करवाई गई। तब जाकर कहीं पता चला कि कौशल्या जी के घर से निकलने के आधे घंटे बाद ही अंजलि की मां उस घर में आई थी और जिस वृद्ध महिला की मृत्यु हुई है वह कोई और नहीं बल्कि अंजलि की मां ही थी। यह बात सुनते ही अंजलि का दिल दहल गया था। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनते हुए आए हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद ही उस गड्ढे में जाकर गिरता है। आज यह बात साबित हो चुकी थी। उसे अब तक यकीन नहीं हो पा रहा था कि जो जाल और वह उसकी मां कौशल्या जी के लिए बिछा रहे थे, उसी जाल में दरअसल उसकी मां फंस चुकी थी और आग में बुरी तरह झुलस कर मर चुकी थी। अपने ही हाथों से उसने अपनी मां की जिंदगी खत्म कर दी थी। कुदरत का इंसाफ हो चुका था और अंजलि यह इंसाफ देखकर स्तब्ध थी। ढोंग के आंसू अब वास्तविक आंसुओं में तब्दील हो चुके थे। अंजलि पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। यह सब कैसे हो गया माँ? वापस आ जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसे समय में कौशल्या जी उसे सहारा दे रही थी। जिसके लिए उसने इतनी बड़ी साजिश रची वही उसे संभाल रही थी। उसके सर को अपने कंधे का सहारा देते हुए, पुचकारते हुए हौसला दे रही थी। अपनी सास का प्यार देखकर उसका अंतर्मन उसे धिक्कार रहा था। वह शर्मिंदा हो रही थी, लेकिन इसे महसूस करने में उसे काफ़ी समय निकल गया। पूरे घर में अंजलि के दहाड़े मार मार कर रोने की आवाज़ गूंजती जा रही थी, परंतु यह सब उसके कर्मों का ही फल था जो कुदरत ने उसे दिया था। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, जो किसी और के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद ही उसमें जाकर गिरता है। क्या अंजलि को उसके कर्मों की जो सज़ा मिली वह सही थी या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, आप हमारी ये कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।